गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम लोग नाउन का चैप्टर शुरू करेंगे। नाउन से रिलेटेड बात करेंगे, यानी नाउन से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। और मैं आपको बताने की ये कोशिश करूंगा कि नाउन से रिलेटेड किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि नाउन होता क्या है। हालांकि आप सब लोगों ने सुना पढ़ा होगा कि नेमिंग वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। यानी एक शब्द में अगर कहा जाए तो नेमिंग वर्ड्स है ना, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी जो भी नेमिंग वर्ड होता है, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो कहीं ना कहीं किसी नाम को डिनोट करता हो, किसी नाम को इंडिकेट करता हो, ऐसे वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। जिसे आपने किताबों में कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किताबों में आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज के नाम को हम किस नाम से जानते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। आपने ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन अगर नाउन को आप समझना चाहें तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स, इस कायनात में जो कुछ भी है, वो सबकी सब सारी चीजें क्या है, नाउन है। यानी आप नाउन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नाउन, whether that is visible or non visible, whether that is touchable or non touchable। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीजें क्या है, नाउन है। चाहे वो हमें दिखे, चाहे वो हमें ना दिखे, चाहे हम उसे छू सकते हो, चाहे हम उसे नहीं छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, चाहे स्पर्श ना कर सकते हो, हर एक चीज इस दुनिया में क्या है, नाउन है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज नाउन, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें यह जानना है कि नाउन के काइंड्स कितने हैं, है ना, उसके प्रकार क्या क्या हैं। पहले हम उस चीज को जान लेंगे, फिर हमें यह जानना है कि नाउन में हमें पढ़ना क्या क्या है, उस चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। और फिर हमें यह भी जानना है कि एग्जाम में नाउन के चैप्टर से पूछा क्या जाता है, चाहे वो एरर के फॉर्म में हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे पूछा क्या जाता है। इस चीज को हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि नाउन के जो काइंड्स आपने कभी सुने होंगे, है ना। आपने जो सुना होगा, नाउन दो तरह के होते हैं। या तो नाउन हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। क्या होता है भाई, काउंटेबल नाउन होता है। या फिर नाउन को आपने सुना होगा क्या, अनकाउंटेबल। क्या, अनकाउंटेबल। यानी नाउन को अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल। फिर इसी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंतर्गत, है ना, नाउन के नाम आप सुनेंगे जिसमें आपने कभी किताबों में पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सारे काइंड्स को मैं पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग ये भी जानेंगे कि एग्जाम में कहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आपने जैसा कि अभी सुना कि नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड। यानी कोई भी ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो किसी नाम को अंकित कर रहा हो, किसी नाम को डिनोट कर रहा हो, किसी नाम को इंडिकेट कर रहा हो, ऐसे वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। और आपने इसके बारे में क्या सुना, आपने ये भी सुना कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज नाउन, या विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज नाउन। इस दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। ऐसा आपने सुना। तो अगर हम नाउन को कैटेगराइज करें भाई, तो दो पार्ट में हम नाउन को कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो नाउन हमारा काउंटेबल होता है, या तो नाउन हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर आप काउंटेबल नाउन की बात करें तो इसके भी काइंड्स होते हैं भाई। इसके क्या प्रकार होते हैं देखें। अगर काउंटेबल की आप बात करें तो काउंटेबल में आप क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। काउंटेबल में आप क्या पढ़ते हैं, कॉमन नाउन। काउंटेबल में आप क्या पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन, है ना।
ये इस कैटेगरी में जो हमारे नाउन्स आते हैं वो क्या आते हैं, या तो कॉमन होता है, या तो प्रॉपर होता है, या तो कलेक्टिव होता है। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल में आपने नाम सुना होगा मटेरियल नाउन, है ना, या फिर आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। यानी मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस नाम से जानते हैं, अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी आपने क्या सुना कि नाउन को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर आप काउंटेबल की बात करें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अगर आप अनकाउंटेबल की बात करें तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले इन सब के बारे में जान ले भाई कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव किसे कहा जाता है, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है और हमें क्या क्या पढ़ना और समझना है। लेकिन हाँ, आप लोग जो लोग भी मुझे देख रहे हैं प्लीज बहुत ज्यादा से ज्यादा आप जो है ना शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, खूब भर भर के आप कमेंट किया करें, है ना। इससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपने क्या लिखा कि जो काउंटेबल नाउन होगा उसके 3 काइंड्स, है ना, या तो वो प्रॉपर होगा, या तो कॉमन होगा, या तो कलेक्टिव होगा। अब देखिए, किसी चीज के भी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, आप उसे सिर्फ समझें। और हर चीज का डेफिनेशन जो होता है ना उस वर्ड में ही छुपा होता है। अगर आप उस वर्ड को क्लियरली समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन लर्न करना या याद रखना आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपने लिखा है प्रॉपर लिखा है। अब देखिए, प्रॉपर का मीनिंग सबको पता है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर की अगर बात करें तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, सर्टेन होता है। या प्रॉपर की हम बात करें तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। अगर हम प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। तो कोई भी ऐसा नाउन जो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हो, है ना, जो किसी के सर्टेनिटी की बात कर रहा हो, या आप अगर हिंदी में कहें तो किसी खास की बात कर रहे हो, है ना, स्पेसिफिक की बात कर रहा हो, ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं, प्रॉपर के नाम से जानते हैं। जिसे आपने कभी किताबों में पढ़ा होगा, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी किसी खास जगह या किसी खास चीज या किसी खास व्यक्ति के नाम को हम किस नाम से जानते हैं, प्रॉपर के नाम से जानते हैं। चूंकि प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है, खास होता है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि शायद आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। यानी किसी खास व्यक्ति की हम बात करें, या किसी खास जगह की बात करें, या किसी खास चीज की हम बात करें, है ना, तो उस नाउन को हम किस नाम से जानते हैं, प्रॉपर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखा, है ना, अगर आप किसी पर्सन की बात करें, जैसे आपने मोहन एंड सोहन लिख दिया, मान लिया जाए आपने क्या लिखा, मोहन एंड सोहन। तो अब ये मोहन और सोहन जो हमारा है ये क्या है, किसी एक व्यक्ति के नाम की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये नाउन हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर हम किसी जगह की बात करें, जैसे मैं इस समय मुंगेर में हूं तो मैं मुंगेर लिख दूं अगर, तो ये मुंगेर हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। आप अगर दिल्ली लिख दें तो ये दिल्ली क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी जगह के नाम को अगर आप दर्शाते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम को आप दर्शाते हैं, तो वो किस नाम से जाना जाता है, प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास जगह का नाम, या किसी खास वस्तु का नाम भी अगर आप कह रहे हो, जैसे मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई सामान है, जैसे एलजी की टीवी है तो एलजी टीवी आप कहते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर नाउन को आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन वही है कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होगा, है ना, अ नाउन दैट डिनोट्स, है ना, इंडिविजुअलिटी, दैट डिनोट्स इंडिविजुअलिटी, है ना, यानी जो इंडिविजुअलिटी को बताता हो
उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन वर्ड भी जो है अपने आप में क्या है? डेफिनेशन है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जनरल, या फिर कॉमन का मतलब क्या होता है? सेम, एक ही जैसा, है ना, एज यूजुअल आप कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति की बात ना करता हो, किसी खास जगह की बात ना करता हो, बल्कि वो वर्ड सबके लिए क्या हो? कॉमन हो, सबके लिए एक समान यूज किया जा सकता हो, ऐसे नाउन को, ऐसे वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अगर आप कॉमन नाउन को लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं अ नाउन, है ना, दैट या विच डिनोट्स द सेम क्लास, सेम काइंड और सेम कैटेगरी। फिर से मैं बोल रहा हूं, अ नाउन दैट या विच डिनोट्स द सेम क्लास, सेम काइंड और सेम कैटेगरी। यानी कोई भी ऐसा नाउन जो सेम क्लास की बात करे, सेम कैटेगरी की बात करे, सेम काइंड की बात करे, ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहां पर देखिए मोहन सोहन जो आपने लिखा था, ये क्या था? प्रॉपर नाउन था। ये किसी खास व्यक्ति के नाम की बात कर रहा है, लेकिन इस मोहन और सोहन के लिए आप एक वर्ड लिख सकते हैं ना, बॉय। बॉय का मतलब मोहन भी हो सकता है और बॉय का मतलब क्या हो सकता है? सोहन भी हो सकता है। या फिर इसके लिए एक नाउन आप लिख सकते हैं ना, मैन। मैन का मतलब सोहन भी हो सकता है और मैन का मतलब मोहन भी हो सकता है। तो ये नाउन दोनों के लिए इक्वल यूज किया जा सकता है ना। ये किसी खास की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये अपने आप में क्या है? कॉमन है, इन जनरल यूज किया जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? कॉमन नाउन के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होगा? अ नाउन दैट या विच डिनोट्स द सेम क्लास, सेम काइंड और सेम कैटेगरी, है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहां पर आपने दो शहरों का नाम लिखा, मुंगेर और दिल्ली मैंने लिखा, तो ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसके लिए आप एक वर्ड लिख सकते हैं ना, सिटी। सिटी का मतलब मुंगेर भी हो सकता है, सिटी का मतलब दिल्ली भी हो सकता है। तो ये सिटी वर्ड मुंगेर और दिल्ली दोनों के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो ये दोनों के लिए इन जनरल यूज किया जा रहा है, लिहाजा ये किस नाम से जाना जाएगा? कॉमन नाउन के नाम से जाना जाएगा। आप टाउन भी कह सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा, है ना भाई। आप टाउन भी कह सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कोई भी ऐसा नाउन जो सेम काइंड की बात करे, सेम क्लास की बात करे और सेम कैटेगरी की बात करे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, शायद मैं 3-4 मरतबा रिपीट कर चुका हूं, तो आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए कलेक्टिव में, काउंटेबल में आपने अगला नाउन लिख रखा है कलेक्टिव, है ना। ठीक है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? अब कलेक्टिव वर्ड किससे आया है? कलेक्शन से आया है। ठीक है, यानी कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट किया जाने वाला, है ना, यानी जिसको कलेक्ट किया गया हो, है ना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना, इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा नाउन, है ना, दैट डिनोट्स द ग्रुप, द क्लास, है ना, या कलेक्शन आप ये भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नाउन जो कलेक्शन को डिनोट करता हो, समूह की बात करता हो, ग्रुप की बात करता हो, झुंड की बात करता हो, ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं? कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कोई भी ऐसा नाउन जिसे बोलते ही फौरन एक आपके माइंड में एक इमेज आता हो, किस चीज का? समूह का इमेज आता हो, ग्रुप का इमेज आता हो, ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं? कलेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज आपने लिखा गवर्नमेंट, आपने क्या लिखा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स, यानी जब कई डिपार्टमेंट्स को मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? सरकार बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाता है। सरकार का गठन कैसे होता है? कई मंत्रालयों के द्वारा होता है। ठीक है, तो यानी वो ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स है और वो सब मिलकर क्या कहलाता है? गवर्नमेंट कहलाता है। तो गवर्नमेंट वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है,
इसी तरह से कभी वर्ड आपने सुना होगा ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, यानी जजेस का जो बेंच होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ज्यूरी के नाम से जानते हैं। यानी जैसे ही आप ज्यूरी बोले फौरन आपके माइंड में एक इमेज आएगा कि हाँ एक साथ कई जजेस की क्या की जा रही है? बात की जा रही है ना। चलिए, इसी तरह जैसे आपने वर्ड लिख दिया क्लास। अब क्लास का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, है ना, और आपको आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो पूरा जो ग्रुप होता है विद्यार्थियों का वो दरअसल क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा। और वो क्लास क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स कलेक्शन, या अ नाउन दैट डिनोट्स ग्रुप, यानी कोई भी ऐसा नाउन जो ग्रुप की बात करे, कलेक्शन की बात करे, है ना, समूह को बताए, झुंड को बताए, ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं? कलेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इतना सा लिख लें आप जल्दी से, पहले फिर मैं आगे बात करूं। तो हम लोगों ने काउंटेबल में क्या सुना? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इन तीनों नाउन्स को काउंटेबल इसलिए कहा जाता है कि आप इन नाउन्स को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं, इसकी गिनती गिन सकते हैं। इसलिए प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को किस नाम से जाना जाता है? काउंटेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिख रखा है आपने इसके काइंड में, प्रकार में क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में आपने क्या लिख रखा है? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे भी हम लोग समझ लें। अब अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ? ऐसा नाउन जिसके आप काउंटिंग नहीं कर सकते, जिसका गणना नहीं कर सकते, जिसे गिना नहीं जा सकता, है ना, वो क्या कहलाते हैं? नाउन्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। उसमें टू नाउन्स आपने लिख रखे हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, तो हम लोग समझते हैं मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। चलिए देखिए मटेरियल नाउन किसे कहा जाता है? सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा नाउन जो मटेरियल्स को बताए, मटेरियल्स को डिनोट करे। या आप ये भी कह सकते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को दर्शाता हो, सब्सटेंस को बताता हो, है ना, whether that is in liquid form, whether that is in hard form, है ना, या सॉलिड फॉर्म, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, है ना, जो सब्सटेंस को बताए उसे हम किस नाम से जानते हैं? मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, या आप कह सकते हैं दैट डिनोट्स मटेरियल, जो मटेरियल को बताता हो, है ना। या आपने किताबों में कुछ इस तरह से भी पढ़ा होगा मटेरियल नाउन के बारे में, मैं उसे भी आपके सामने रिपीट कर दूं कि भाई अ नाउन दैट कैन बी वेड और मेजर्ड कांट बी काउंटेड, है ना, यानी ऐसा नाउन जिसको आप नाप तोल तो सकते हो लेकिन उसे गिन नहीं सकते। अब जैसे आप राइस की बात करें तो नापा तौला जा सकता है, गिना तो जा नहीं सकता। आप वाटर की बात करें, आप मिल्क की बात करें, आप पेट्रोल या डीजल की बात कर लें, आप शुगर की बात कर लें, तो ये सब कैसे नाउन्स हैं? ये ऐसे नाउन्स हैं जिसको किसी न किसी पैमाने से नापा या तौला तो जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। ऐसे ही नाउन को हम किस नाम से जानते हैं? मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए मेरी बात को ध्यान से आप सुनेंगे तो शायद आपको दोबारा पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और मैं इसी के लिए यहाँ पे हाजिर भी हुआ हूं ताकि मुझसे पढ़ लेने के बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। चलिए, तो मटेरियल नाउन में हमने क्या सुना? अ नाउन दैट डिनोट्स सब्सटेंस। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा नाउन जो किसी चीज को बताता हो, सब्सटेंस को बताता हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो मटेरियल को डिनोट करता हो, है ना, अ नाउन दैट डिनोट्स मटेरियल, है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिसको नापा या तौला तो जा सकता हो परंतु गिना ना जा सकता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने कहा मटेरियल नाउन का मतलब, जैसे आपने वाटर कहा मान लिया जाए, आपने शुगर कहा मान लिया जाए, आपने राइस कहा, आपने मिल्क कहा, है ना,
ये सब नाउन्स हमारे क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन्स कहलाएंगे। चूंकि ये ऐसे नाउन्स हैं जिसको नाप तौल तो सकते हैं लेकिन हम गिन नहीं सकते, या फिर ये ऐसे नाउन्स हैं जो कहीं ना कहीं सब्सटेंस की बात कर रहा है ना? तो आप लिख सकते हैं दैट डिनोट्स सब्सटेंस या दैट डिनोट्स मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है भाई, लिख लीजिए अ नाउन दैट डिनोट्स सब्सटेंस या अ नाउन दैट डिनोट्स मटेरियल। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपने लिख रखा है एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनटच्ड, यानी जिसे आप छू नहीं सकते, है ना? ठीक है, और बाकी इसके पीछे एक बात और भी छुपी है, वो ये कि जिसे आप देख नहीं सकते, है ना? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दरअसल उस नाउन को कहा जाता है जिसे आप नहीं ना तो देख सकते हो और ना ही आप छू सकते हो, सिर्फ आप क्या करेंगे? उसको फील करेंगे, यानी आप उसे अनुभव करेंगे, आपको उसका एहसास हो सकता है, आप उसे फील कर सकते हैं, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसे देख नहीं सकते, उसका रंग रूप क्या है, उसका ढांचा क्या है, यह आपको नहीं पता चल सकता, सिर्फ आप उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स को किस नाम से जाना जाता है? एब्स्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी ठंड पड़ रही है ना? अब कोल्डनेस वर्ड अगर कहा जाए, ठंडक, ठीक है, तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लिखना चाहें तो लिख ले, मैं बोल दे रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फिर मैं वर्ड्स भी लिख दूंगा कुछ ताकि आपको अंदाजा लग सके कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा हमारा। लिख लीजिए अ नाउन दैट डिनोट्स, है ना? ठीक है, दैट डिनोट्स द क्वालिटी। आप ये भी इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, इसका डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं कि कोई भी ऐसा नाउन जो क्वालिटी को बताता हो, ठीक है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं अ नाउन दैट कांट बी सीन और टच्ड, जो ना तो देखा जा सकता हो और ना ही छुआ जा सकता हो, है ना? ओनली कैन बी फेल्ट, सिर्फ क्या किया जा सकता हो? फील किया जा सकता हो। और किस तरह से? बाय वन सेल्फ और बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, यानी खुद के एक्टिविटी के माध्यम से या दूसरों की एक्टिविटीज के माध्यम से, है ना? जैसे मान लिया जाए अगर हम कहें ऑनेस्टी, समझिएगा इस बात को, मैं अभी फिर रिपीट कर दूंगा तो आप लिख लीजिएगा। जैसे कहा जाए ऑनेस्टी, है ना? या फिर आप कहें काइंडनेस, दयालुता, या आप कहें ज्वाइनेस, है ना? या आप कहें चाइल्डहुड, है ना? ये सब नाउन्स हमारे क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अब ये जो मैंने वर्ड लिख रखा है, ऑनेस्टी मैंने लिखा है, या काइंडनेस मैंने लिखा है, या ज्वाइनेस मैंने लिखा है, या चाइल्डहुड मैंने लिखा है, अब ये कैसे, किस तरह के वर्ड्स हैं? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं क्वालिटी को डिनोट कर रहे हैं। भाई ईमानदारी क्या है? क्वालिटी है ना, जो सबके अंदर नहीं होती। कुछ लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है और कुछ लोगों के अंदर नहीं होती। अगर आप दयालुता की बात करें, है ना, काइंडनेस की बात करें, तो ये भी सबके अंदर नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर दयालुता होती है, कुछ लोगों के अंदर नहीं होती। लेकिन ये किस तरह की क्वालिटी है? ये ऐसी क्वालिटी है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। और वो भी हम किस तरह से फील करेंगे? दूसरों के एक्टिविटीज के द्वारा फील करेंगे। भाई अगर ऑनेस्टी हमें देखनी हो तो किसी के एक्टिविटी से उस चीज को पता कर पाएंगे ना, उस चीज का, या उस चीज के बारे में हमें जानकारी होगी, है ना? सपोज मान लिया जाए, है ना, किसी का जो है रुपयों से भरा बैग जो है छूट जाए कहीं, और कोई दूसरा व्यक्ति उस बैग को हासिल कर ले और फिर वो उस पर्सन तक पहुंचा जाए जिसका वो बैग था, तो वो व्यक्ति उसको क्या कहेगा? यार ये बंदा क्या है? ईमानदार है, इसमें क्या है? ईमानदारी है। अब इस एक्टिविटी के थ्रू जो है उसने क्या किया? उस क्वालिटी को महसूस किया, उसका अनुभव किया। ठीक है, काइंडनेस की अगर आप बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को चोट लगी होती है तो उसके तक पहुंचते तक नहीं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे किसी को तकलीफ में देखते हैं उस तक पहुंचकर उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई इस इंसान के अंदर क्या है, दयालुता है। तो उसकी उस एक्टिविटी के थ्रू हम इस दयालुता, इस क्वालिटी को हम क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दरअसल वो नाउन होता है जो देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसका आप अनुभव कर सकते हैं। और वो भी किस तरह से, या तो खुद की एक्टिविटी से या दूसरों की एक्टिविटी से। तो ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए मैं बोल भी दे रहा हूं, आप लिख लें आराम से, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट कांट बी सीन और टच्ड, है ना, that can't be seen or touched, है ना, only can be felt by oneself or the activities of others। ठीक है, चलिए। और इन दोनों नाउन्स को हम बेटा अनकाउंटेबल इसलिए कहते हैं कि ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने नाउन के काइंड्स को समझ लिया, नाउन के प्रकार को समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि नाउन में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना और समझना है। और उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि नाउन में कहां कहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ी क्लास लंबी हो, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि इस क्लास में मैं आपको पूरी बात ना बता सकूं, तो अगली क्लास में मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा जहां पर आज मैं छोड़ कर जाऊंगा। बस आप लोग जुड़े रहें, खूब पढ़ें, खूब समझें और खूब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें जी भर के। चलिए, तो मैं इसे रब कर रहा हूं भाई। अभी तक हम लोगों ने नाउन के काइंड्स को समझा। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो नाउन के काइंड्स को हम लोगों ने समझ लिए। अब देखिए, नाउन के चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है नाउन के संदर्भ में। तो कभी आपने नाउन को पढ़ा होगा, 3 पार्ट्स में पढ़ा होगा। आपने नाउन में नाउन के नंबर्स को पढ़ा होगा। ठीक है, नंबर्स यानी जहां पर नाउन के सिंगुलर और प्लूरल को लेकर पढ़ा होगा। दूसरा, आपने नाउन में जेंडर पढ़ा होगा, जेंडर में जहां पर हम ये जानते हैं कि भाई कोई नाउन है तो वो किस जेंडर का है। ठीक है, और तीसरी चीज, आपने नाउन में केस पढ़ा होगा, यानी नाउन की अवस्था, यानी किसी नाउन को सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो उसकी अवस्था क्या होती है, उसकी हालत क्या होती है, किस किस हालत में किसी नाउन को सेंटेंस में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इस चीज को आपने पढ़ा होगा। तो दरअसल नाउन को 3 हिस्सों में आपने पढ़ा होगा, नंबर्स, जेंडर और केस। नंबर्स यानी उसके सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा, है ना। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी लेकिन आप ना समझे होंगे अब तक, है ना। तो मेरा मानना है कि इस क्लास के बाद आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। तो नंबर्स में आपने नाउन के सिंगुलर और प्लूरल के बारे में सीखा होगा, जाना होगा कि किस टाइप का नाउन सिंगुलर समझा जाता है या किस टाइप का नाउन प्लूरल समझा जाता है ना। उस चीज को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, और आपने उसके बारे में कुछ पहले से भी पढ़ा होगा। और फिर ये भी आपने पढ़ा होगा कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, वो भी आपने नंबर्स में पढ़ा होगा। जेंडर में आपने जो है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, नेचुरल जेंडर और कॉमन जेंडर, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना। और केस में भी आपने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस या पॉजेसिव केस, इस तरह से आपने सुना होगा। मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, वो इसलिए कि मैं सिस्टमेटिक आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको पिछली बातें याद भी दिलाना चाह रहा हूं जो कभी आपने स्कूल में पढ़ रखा है। चलिए, तो देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए, आपने किताबों में तो ये 3 चीजें पढ़ी होंगी, है ना। नंबर्स पढ़ा होगा, जेंडर पढ़ा होगा और केस पढ़ा होगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए
तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बेसिकली आता है या तो नंबर्स के पार्ट से आता है या तो केस के पार्ट से आता है। तो इन दोनों पार्ट्स को हमें क्या करना है, इन डिटेल डिस्कस करना है। बाकी रही बात जहां तक जेंडर की, तो एग्जाम में जेंडर से रिलेटेड ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। और जेंडर हम लोगों को पता भी है भाई, मैस्कुलिन जेंडर कौन नहीं जानता। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है कोई भी ऐसा नाउन जो पुरुष जाति का बोध कराए, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है। फेमिनिन जेंडर जो स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम फेमिनिन जेंडर के नाम से जानते हैं। नेचुरल जेंडर जिसका जेंडर ही ना पता हो, है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब क्या है, नेचुरल जेंडर कहलाएंगे। कॉमन जेंडर यानी ऐसा कोई नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल यूज किया जा सकता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने टीचर वर्ड कहा, तो टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है। आपने स्टूडेंट वर्ड कहा, तो स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है। ठीक है। यानी ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल यूज किया जा सकता हो, उसी को हम दरअसल किस नाम से जानते हैं, कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉमन नाउन होता है ना, वही दरअसल क्या होता है, कॉमन जेंडर भी होता है। लेकिन हाँ, चंद शब्दों को छोड़कर, है ना, अगर आप बॉय की बात करें, गर्ल की बात करें, मैन की बात करें, वुमेन की बात करें, तो ये तो कहीं ना कहीं अलग अलग जेंडर की बात कर रहा है ना। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में चंद शब्दों को छोड़कर आपको ऐसा दिखेगा कि जो भी कॉमन नाउन है वो दरअसल क्या है, कॉमन जेंडर भी है। ठीक है। तो जेंडर में हमें कुछ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है। हमें जो दरअसल पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, नंबर्स को पढ़ना है। जहां पर हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, सिंगुलर और प्लूरल को लेकर बात करेंगे। भाई किसको लेकर बात करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल को लेकर बात करेंगे। और हम लोग केस को समझेंगे, जिसमें हम लोगों ने सुना पढ़ा होगा कभी कि नाउन के जो केसेस होते हैं, नाउन की जो अवस्थाएं होती हैं सेंटेंस में, वो चार तरह की होती हैं। या तो नाउन सब्जेक्टिव होता है, या तो नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, या तो नाउन क्या होता है, वोकेटिव होता है, या तो नाउन क्या होता है, पॉजेसिव होता है। ये नाउन के केसेस होते हैं। मैं इन सारे केसेस को आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इन चारों केसेस में से किस केस से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब हमें जो पढ़ना है वो नंबर्स को पढ़ना है, जिसको इन डिटेल पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम लोग नाउन में केस को पढ़ेंगे यानी केसेस को पढ़ेंगे जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। रही बात जेंडर की, तो जेंडर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, तो हम लोग जेंडर पे कोई बात नहीं करेंगे। चलिए, इसे मैं मीठा भी दे रहा हूं। एक मिनट। ठीक है। तो हमें जो बेसिकली डिस्कस करना है वो नंबर्स को डिस्कस करना है और केसेस को डिस्कस करना है। और इसमें ये जानना है कि हमें पढ़ना कहाँ है, केस में किस चीज को ज्यादा फोकस करना है, मैं बात करूंगा आपके सामने। पहले इस चीज को हम लोग समझ ले। तो देखिए, नंबर्स में सिंगुलर और प्लूरल तो आप लोग सभी लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। सिंगुलर जहां पर एक की बात हो और प्लूरल जहां पर एक से ज्यादा की बात हो, उसे हम प्लूरल के नाम से जानते हैं। एक और अनेक, इंग्लिश में एक और अनेक ही होता है, बीच का कोई मामला नहीं होता। ठीक है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, केसेस को जरा हम समझ ले, जहां पर हमने लिख रखा है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉजेसिव केस। ठीक है, पहले इसको हम लोग जरा सा जान लें, फिर हम लोग यूजेस पे बात शुरू करेंगे अपनी। ठीक है, देखिए यहां पर आपने क्या लिखा है, सब्जेक्टिव। अब देखिए, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IVE आ रहा हो, इसका मतलब होता है वाला। ठीक है, IVE हमारा एडजेक्टिव सफिक्स होता है और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, वाला। अब अगर आप इस वर्ड को समझ रहे होंगे, है ना, या समझ जाएंगे, तो इस चीज को याद रखना बहुत आसान। सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्ट वाला, है ना, और सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बाय विच एक्शन इज गोइंग थ्रू, जिसके द्वारा कार्य हो रहा हो, जो कार्य को कर रहा हो, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा नाउन जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए, ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं, उस नाउन के केस को किस नाम से जानते हैं, सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जो नाउन सेंटेंस में आपके
सब्जेक्ट बनकर आ रहा हो उसे, उस नाउन के केस को हम किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्ट वाला, यानी किसी नाउन को सेंटेंस में जब एज अ ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं तो वो किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे कहते किसे हैं, है ना? आपको पता है ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑन विच द एक्शन इज कंप्लीटेड, जिस पर आपका कार्य क्या होता हो? संपन्न होता हो, जिस पर आपका कार्य पूरा होता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो कोई भी ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट की अवस्था में आ रहा हो, उस नाउन की अवस्था को, केस को हम किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपने लिखा, सपोज आपने लिखा मोहन बीट्स, है ना, सोहन। आपने क्या लिखा? मोहन बीट्स सोहन। मोहन सोहन की क्या करता है? पिटाई करता है। अब देखो यहां पर मोहन हमारा क्या है? इस कार्य को करने वाला है, तो ये क्या बनकर आ रहा है? सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। तो इस नाउन के केस को हम किस नाम से जानेंगे? सब्जेक्टिव के नाम से जानेंगे। और ये कार्य संपन्न किस पे हो रहा है? सोहन पे हो रहा है, यानी ये क्या बनकर आ रहा है? ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है। तो इस नाउन के केस को हम किस नाम से जानेंगे? ऑब्जेक्टिव के नाम से जानेंगे। सिंपल सी बात है ना? यानी कोई भी ऐसा नाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएगा वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। कोई नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में कुछ पढ़ना भी है तो वो किस चैप्टर में पढ़ना है? प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ना है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, नाउन के चैप्टर में, है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सेम नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, सेम नाउन हमारा आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यानी नाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं और उसी नाउन को आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी नाउन के फॉर्म में कोई बदलाव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर प्रोनाउन की आप बात करें तो प्रोनाउन में क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अलग ढंग का होता है, अलग फॉर्म का लिखा जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन अलग फॉर्म में लिखा जाता है। भाई आप सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन क्या लिखते हैं? आप आई लिखते हो, वी लिखते हो, ही लिखते हो, शी लिखते हो, दे लिखते हो, इस तरह से लिखते हो ना। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आप क्या लिखते हैं? आप मी लिखते हैं, हिम लिखते हैं, हर लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में प्रोनाउन का फॉर्म क्या होता है? बदलता है, लेकिन नाउन के फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आता। लिहाजा नाउन के चैप्टर में नाउन को लेकर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में हमें कुछ भी पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है। यानी अगर इसी सेंटेंस में मैं सोहन को पहले लिख दूं, सोहन को मैं मोहन की जगह लिख दूं, है ना, मैं इस तरह से लिख दूं सोहन, है ना, और मोहन को मैं सोहन की जगह लिख दूं मोहन, इस तरह से मैं लिख सकता हूं ना भाई कि सोहन बीट्स मोहन। कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब नाउन जो हमारा है वो सेम नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की दोनों स्थिति में एक जैसे ही रहता है। इसलिए हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपने लिख रखा है वोकेटिव केस। ठीक है, मैं इसे भी रब कर रहा हूं। अब देखिए आगे आपने लिखा है वोकेटिव। वोकेटिव का मतलब क्या होता है? वोकेटिव खुद वोकेट वर्ड से आया है ना। वोकेट का मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, उसी से वर्ड क्या आया है? वोकेटिव, यानी बोला जाने वाला। यानी वोकेटिव केस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा नाउन जिसको सेंटेंस में क्या किया गया हो? एड्रेस किया गया हो। यानी वोकेटिव केस का मतलब होगा अ नाउन विच इज एड्रेस्ड इन अ सेंटेंस, यानी जो किसी सेंटेंस में क्या किया जाता है? एड्रेस किया जाता है। ऐसे नाउन को हम किस नाम से जानते हैं? वोकेटिव केस के नाउन के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी ऐसा नाउन जिसे सेंटेंस में एड्रेस करके यूज किया गया हो तो वो क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस का कहलाएगा। और ये वोकेटिव केस जनरली होता है कहां पे? इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। आपने कभी इंपरेटिव सेंटेंस भी सुना होगा। ठीक है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है मेरे भाई जहां पर हम ऑर्डर की बात करते हैं, कमांड की बात करते हैं, रिक्वेस्ट या सजेस्ट की बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं। वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है ना। यानी जैसे मान लिया जाए आपने किसी से कहा गो देयर, आपने क्या कहा?
गो देयर। तो ये हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है ना। और वो यू हिडन कौन सा सब्जेक्ट होता है, यू हिडन होता है। भाई आपने अगर किसी से कहा गो देयर, वहां चले जाओ, दैट मींस यू गो देयर। या फिर आप कहें कि इसका मतलब क्या है कि आप वहां चले जाएं, तुम चले जाओ या आप चले जाएं। यू इसमें क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। तो उस यू का अगर आप नाम ले लें, है ना, और उस नाम को इसके बगल में लिख दें, जैसे मान लिया जाए आपने मोहन ही कहा और आपने कहा मोहन गो देयर। आपने क्या कहा, मोहन गो देयर, मोहन वहां चले जाओ। तो ये जो मोहन को आपने स्टार्टिंग में लिखा है इस इंपरेटिव सेंटेंस के, तो ये मोहन हमारा क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस का नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वोकेटिव केस का नाउन कहलाएगा। यानी जिस नाउन को सेंटेंस में एड्रेस आप कर रहे होंगे, है ना, आपने क्या लिखा, मोहन गो देयर, मोहन वहां चले जाओ। तो भाई आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया ना, यानी उससे वाक्य कहने से पहले, है ना, आपने उस व्यक्ति का क्या किया, नाम ले लिया, उसे आपने क्या किया, एड्रेस किया। तो जब नाउन को एड्रेस किया जाता है ना, तो उसी नाउन को हम किस नाम से जानते हैं, वोकेटिव केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि वोकेटिव केस क्या होता है। आपने क्या सुना कि भाई वोकेटिव केस का मतलब ये होगा, है ना, कि किसी सेंटेंस में नाउन को क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए। या आप सीधे तौर पे इन बातों को छोड़िए एड्रेस करना, आप सीधे ऐसा सोच सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस के पहले जो नाउन लिखा जाता है वो नाउन क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस का नाउन कहलाएगा। सिंपल सी बात सॉरी। ठीक है, अब देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वोकेटिव केस में भी कुछ भी पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों, वो इसलिए कि वोकेटिव केस में आप किसी भी नाउन को लिख सकते हैं। भाई किसी चीज को भी एड्रेस किया जा सकता है ना, पर्सन को भी एड्रेस किया जा सकता है, एनिमल्स को भी एड्रेस किया जा सकता है। आपने सुना देखा होगा कि बहुत सारे लोग पेट एनिमल्स के शौकीन होते हैं, है ना, और वो पेट एनिमल्स रखते हैं और उसका नामकरण भी कर देते हैं, उसे नाम भी दे देते हैं, है ना, टॉनी जॉनी जो भी हुआ, कुछ इस तरह से नाम दे दिया जाता है और फिर उसे उस नाम से बुलाया भी जाता है। कुछ लोगों को डॉग का शौक होता है, कुछ लोगों को कैट का शौक होता है ना। ठीक है, आजकल तो आप रील्स वगैरह में देखते होंगे, कुछ लोग तो जो है वो अजगर भी पालते हैं, है ना, तो अपना अपना शौक है। खैर ठीक है, तो मैं ये कह रहा कि वोकेटिव केस में किसी भी नाउन को आप क्या कर सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के पहले लिख सकते हैं, है ना। तो वो नाउन हमारा जो भी इंपरेटिव सेंटेंस के पहले आएगा वो क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस का नाउन कहलाएगा। अब आप कहेंगे थिंग्स को कैसे एड्रेस किया जाता है भाई, तो सिंपल सी बात है यार, नॉन लिविंग नाउन्स को भी एड्रेस कर सकते हैं। आपने कभी पोएम्स वगैरह पढ़ा होगा और पोएम्स में आपने देखा होगा कि जो पोएट हुआ करते हैं वो या तो माउंटेन से बात कर रहे हैं या तो विंड यानी हवा से बात कर रहे हैं, और इस तरह से वो सेंटेंस लिखते भी हैं, ओ माउंटेन ओ विंड। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे होते हैं, एड्रेस ही तो कर रहे होते हैं। तो वो नाउन हमारा क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस का नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वोकेटिव केस में आप पर्सन को भी लिख सकते हैं, वोकेटिव केस में आप एनिमल्स को भी लिख सकते हैं, वोकेटिव केस में आप नॉन लिविंग नाउन्स को भी लिख सकते हैं। लिहाजा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेटिव केस में भी हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना तो हमें नाउन में सब्जेक्टिव केस में कुछ समझने की जरूरत है, ना ही ऑब्जेक्टिव केस में कुछ समझने की जरूरत है, ना ही वोकेटिव केस में कुछ समझने की जरूरत है। अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ना और समझना है तो वो किसे पढ़ना और समझना है, पॉजेसिव केस को। और यहीं से हम अपनी बात को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं इसे रब कर दूं, ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या सुना, मैं उसे रब कर दिया जो कि उसकी कोई जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने क्या सुना कि भाई सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और वोकेटिव केस में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो पढ़ना और समझना है वो किसे पढ़ना समझना है, केस में पॉजेसिव को समझना है। लेकिन पहले हम ये जान लें कि पॉजेसिव केस होता क्या है। पॉजेसिव का मतलब क्या है, पोजीशन वाला। अभी मैंने कहा था आईवीई का मतलब हिंदी में क्या होता है, वाला। पॉजेसिव का मतलब पोजीशन वाला, यानी जहां पर हम रिलेशन की बात करते हैं, जहां पर हम अधिकार की बात करते हैं, जहां पर हम संबंध की बात करते हैं, है ना, तो नाउन के ऐसी अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, पॉजेसिव केस के नाम से जानते हैं। या आप ये कह सकते हैं पॉजेसिव केस को कि जहां पर किसी एक नाउन का रिलेशन या संबंध किसी दूसरे नाउन की ओर बताया जाए। नाउन के उस केस को, उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, पॉजेसिव केस के नाम से जानते हैं। ठीक है,
जैसे मान लिया जाए मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ सेंटेंस का एक आधा सा टुकड़ा लिख रहा हूं मैं, है ना। जैसे मान लिया जाए आपने कहा मोहन्स फादर, मैं अभी समझा कुछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हमें पॉजिटिव केस कहते किसे हैं हम लोग, मैं इस चीज को सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। फिर मैं इन डिटेल बात करूंगा तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मिलेगी। जैसे आपने कहा मोहन्स फादर, तो मोहन का रिलेशन किसकी तरफ बताया जा रहा है, फादर की तरफ बताया जा रहा है। मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है, सेंटेंस में लिखा जाने वाला एक टुकड़ा लिखा है मैंने। या फिर जैसे मैं लिखूं द इंक ऑफ माई पेन, मान लिया जाए मैंने सेंटेंस नहीं लिखा है। अब यहां पर भी देखिए पेन का रिलेशन मैं किसकी तरफ बता रहा हूं, इंक की तरफ बता रहा हूं, और यहां पर मोहन का रिलेशन किसकी तरफ बताया जा रहा है, उसके फादर की तरफ बताया जा रहा है, देख रहे हैं। तो इन दोनों फॉर्मेशन में, हालांकि ये सेंटेंस नहीं है, इन दोनों फॉर्मेशन में मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि एक नाउन का रिलेशन या संबंध जो है किसी दूसरे नाउन की ओर बताया गया है। तो नाउन के ऐसे ही केस को, ऐसी ही अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, पॉजेसिव के नाम से जानते हैं। यानी पॉजेसिव केस का मतलब यह हुआ कि जहां पर किसी एक नाउन का रिलेशन या संबंध किसी दूसरे नाउन की ओर बताया जाए, नाउन के ऐसे ही केस को, ऐसी ही अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, पॉजेसिव केस के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, पॉजेसिव केस को पढ़ना है। जहां पर एग्जाम में क्या होता है कि ये आप क्या देख रहे हैं कि रिलेशन बताने के लिए यहां पर एस यूज किया गया है पहले वाले फॉर्मेशन में, जो कि क्या कहलाएगा, एपॉस्ट्रोफी एस कहलाएगा। और दूसरी जगह रिलेशन बताने के लिए आपने क्या किया है, प्रपोजिशन यूज किया है। और इन दोनों का मतलब क्या है हिंदी में, काके की। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दरअसल ये जानना होता है कि कब हम रिलेशन बताने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और कब हम रिलेशन या संबंध बताने के लिए प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये दरअसल हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, समझना है। हालांकि आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा या आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि भाई जब हम लिविंग का रिलेशन बताते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं लिविंग के रिलेशन को बताने के लिए। और जब हम नॉन लिविंग के रिलेशन को बताते हैं तो उसके लिए प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आपने ऐसा पढ़ा होगा, है ना। आपने पढ़ा होगा कि लिविंग का रिलेशन कैसे बताया जाता है, एपॉस्ट्रोफी से बताया जाता है, और नॉन लिविंग का रिलेशन कैसे बताया जाता है, प्रपोजिशन से बताया जाता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन इतने से एग्जाम में आपका काम चलने वाला नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन बहुत से ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहां पर कि नॉन लिविंग के लिए क्या यूज किया जाता है, एपॉस्ट्रोफी यूज किया जाता है। या बहुत से ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहां पर लिविंग के लिए क्या किया जाता है, प्रपोजिशन यूज किया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे ही कंडीशन को लेकर क्या किया जाएगा, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। चूंकि आपका एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई लिविंग के लिए हम एपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, नॉन लिविंग के लिए हम प्रपोजिशन यूज करेंगे, ये आपका माइंडसेट बना हुआ है। तो वो कंडीशन जहां पर लिविंग के लिए प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, उस कंडीशन में बोर्ड आपके सेंटेंस में क्या लिखेगा, एपॉस्ट्रोफी लिखेगा। चूंकि आपका माइंडसेट बना हुआ है तो आपको वो क्या लग रहा होगा, सही लग रहा होगा, लेकिन दरअसल वो सही नहीं बल्कि इनकरेक्ट होगा, वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से वो कंडीशन जहां पर नॉन लिविंग के लिए एपॉस्ट्रोफी की जरूरत होगी, वहां पर बोर्ड क्या करेगा, प्रपोजिशन यूज करेगा। वहां पर भी आप पढ़कर खुश हो जाएंगे, चूंकि आपका माइंडसेट बना हुआ है कि नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं, प्रपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ठीक है, कि लिविंग के लिए एपॉस्ट्रोफी, नॉन लिविंग के लिए प्रपोजिशन, लेकिन इसके आगे भी जहां और है, इसके आगे भी आपको बढ़ना होगा। बहुत से ऐसे कंडीशंस आपको समझने होंगे जहां पर लिविंग के लिए आप क्या करेंगे, प्रपोजिशन यूज करेंगे, जहां पर नॉन लिविंग के लिए आप क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। वो सारे कंडीशंस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने होंगे, तभी आप एग्जाम में जो है कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस या फिलर्स वगैरह में भी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप वहां पर उस चीज को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं पॉजिटिव से ही अपनी बात आगे क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। और जब मैं जो है पहले पॉजिटिव को डिस्कस करूंगा, मैं पॉजिटिव जब बता लूंगा फिर उसके बाद हम लोग किसकी तरफ आएंगे, नंबर्स की तरफ आएंगे। और मैं डिफरेंट टाइप्स के सिंगुलर और प्लूरल वाले नाउन के बारे में मैं बात आपसे करूंगा कि किस टाइप के नाउन सिंगुलर में यूज किए जाते हैं या किस टाइप के, किस तरह के नाउन्स प्लूरल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। चलिए देखिए,
हम जो बात करेंगे दरअसल पॉजिटिव केस को बात करने जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग ये जानेंगे कि किस जगह पे रिलेशन बताने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे और कब हम रिलेशन बताने के लिए प्रपोजिशन यूज करेंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो इसमें मैं एपॉस्ट्रोफी इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है भाई। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके सामने वो कंडीशंस क्या क्या होंगी जहां पर लिविंग या नॉन लिविंग सबके लिए क्या यूज किया जाएगा, एपॉस्ट्रोफी एस यूज किया जाएगा। तो जो बातें आप पहले से जान रहे हैं मैं वहीं से अपनी बात को क्या कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। जो आपने कभी पढ़ा है कि भाई लिविंग के रिलेशन जब भी हमें बताना होता है, चाहे हम पर्सन की बात करें चाहे आप एनिमल्स की बात करें, तो पर्सन या एनिमल्स सबके लिए हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये आपने पढ़ा है, मैं वहीं से अपनी बात क्या कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। चलिए देखिए, यानी एपॉस्ट्रोफी एस जो हम यूज करते हैं किसके लिए, लिविंग्स के लिए, सबको पता है किसके लिए भाई, लिविंग्स के लिए। यानी कोई भी ऐसा नाउन जो क्या हो, लिविंग हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस कोई लिखा, जैसे मैं लिख दूं मोहन्स फादर इज अ वेरी गुड डॉक्टर। आपने एक सेंटेंस लिखा कि मोहन के पिताजी जो है ना, एक बहुत ही अच्छे क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। या मैं लिखूं मोहन्स कार वॉज स्टोलन यस्टरडे। कल मोहन की कार क्या हो गई, चोरी हो गई, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने लिखे हैं, ये दोनों सेंटेंसेस हमारे क्या है, सही है। अब देखिए यहां पर हम लिविंग का रिलेशन बता रहे हैं, यानी मोहन का रिलेशन किसकी तरफ बता रहे हैं, फादर की तरफ बता रहे हैं। यहां पर भी मोहन का रिलेशन हम किसकी तरफ बता रहे हैं, कार की तरफ बता रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ रहे होंगे आप कि भाई यहां पर जो रिलेशन बताया जा रहा है, जिसके हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो दरअसल क्या है, हमारा लिविंग है, यानी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमने एपॉस्ट्रोफी यूज किया। ये बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, जहां पर मैंने मोहन का रिलेशन बताया है, तो मैं जिसका रिलेशन बता रहा हूं मोहन, वो तो लिविंग है ही है, लेकिन जिसकी ओर मैं रिलेशन बता रहा हूं फादर की ओर, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, लिविंग ही है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि जिसका रिलेशन आप बता रहे हैं वो क्या है, वो तो लिविंग है, लेकिन जिसकी ओर रिलेशन बता रहे हैं कार, वो आपका क्या है, नॉन लिविंग है भाई, है ना। जिसकी ओर रिलेशन बता रहे हैं वो क्या है, नॉन लिविंग है, जिसका रिलेशन बता रहे हैं वो लिविंग है। तो इसमें कभी कभी हम बच्चों को क्या किया जाता है, कंफ्यूज कर लिया जाता है, बोर्ड हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो किस तरह से कंफ्यूज करता है उस चीज को आप समझ लें। वो इस तरह से कि जिसका रिलेशन बताया जा रहा होगा वो लिविंग होगा, और जिसकी और रिलेशन बताया जा रहा होगा वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। तो ऐसे रिलेशन को बोर्ड क्या करता है, प्रपोजिशन से लिख देगा। वो इस तरह से लिखेगा, द कार ऑफ मोहन वॉज स्टोलन यस्टरडे, यानी मोहन की कार कल चोरी हो गई। और ये पढ़कर आपको क्या लगेगा, सही लगेगा, आपके मन में फौरन ये बात आएगी कि यहां पर नॉन लिविंग नाउन आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों, इसलिए कि मेरे बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसका रिलेशन बताया जाता है उसका लिविंग होना जरूरी है, जिसकी और रिलेशन बताया जाए उसका लिविंग होना जरूरी नहीं है। इस बात से सतर्क रहिएगा। कभी भी ऐसा किया जाए कि एक लिविंग हो और दूसरा नॉन लिविंग हो, तो कम से कम वहां पर आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं। जिसके रिलेशन की बात कर रहे हैं अगर वो लिविंग है तो हम क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। जिसके और रिलेशन बताया जा रहा है, जिसकी और रिलेशन बताया जा रहा है, उसके लिविंग और नॉन लिविंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि रिलेशन किसका, मोहन का ही तो कार की तरफ बताया जा रहा है। कार का रिलेशन मोहन की तरफ थोड़ी बताया जा रहा है, बल्कि मोहन का रिलेशन कार की तरफ बताया जा रहा है। लिहाजा हमें क्या यूज करना चाहिए, एपॉस्ट्रोफी यूज करना चाहिए। प्रपोजिशन से अगर आप लिखेंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं सीधे तौर पे आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी आप रिलेशन की बात करें तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि भाई किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं। जिसके रिलेशन की बात कर रहे होंगे उसका लिविंग होना जरूरी है। अगर वो लिविंग है तो हम क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी यूज करेंगे। जिसकी और रिलेशन बताया जा रहा है उस नाउन से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, है ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह से आपको लिखकर, जहां पर कि एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग लिखकर आपको क्या किया जाता है, प्रपोजिशन से लिखकर आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है। तो जिसकी और रिलेशन बताया है, यहां पर भाई रिलेशन किसकी ओर बताया जा रहा है, कार की ओर बताया जा रहा है, तो इस कार से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना। जिसका रिलेशन बता रहा है अगर वो लिविंग है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस से लिखेंगे। आपका सही सेंटेंस क्या होगा, मोहन्स कार वाज स्टोलन यस्टरडे, यानी मोहन की कार कल क्या हो गई, चोरी हो गई। ये जब आप लिखेंगे तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन अब यहां पर समस्या ये है कि आपने जो है सॉरी, बहुत सी किताबों में देखा होगा कि प्रपोजिशन का भी यूज किया जाता है। ठीक है, यानी लिविंग का रिलेशन जो है बताया जा रहा होगा और उसके लिए प्रपोजिशन यूज कर लेते हैं, लेकिन कब, वो तब करेंगे जब उसके साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा होगा तब। यानी जहां पर आपने पॉजेसिव केस लिखा है उस पॉजेसिव केस के आगे रिलेटिव प्रोनाउन जब आप यूज कर रहे होंगे तब वहां पर आप प्रपोजिशन से उस रिलेशन को दिखाएंगे। क्यों, इसलिए कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन के साथ होना जरूरी होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं इसी चीज को रिपीट करूं, समझिएगा इस चीज को, जैसे मैं लिखूं someone has stolen, ठीक है, someone has stolen, अगर मैं लिखूं मोहन्स कार, तो यहां तक तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, someone has, समझिएगा इस चीज को, है ना, एग्जाम में अक्सर प्रश्न में आ जाता है, someone has stolen मोहन्स कार, यानी किसी ने मोहन की कार को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। अब यहां पर आप मोहन का रिलेशन कार की तरफ बता रहे हैं, आपने लिविंग के लिए एपॉस्ट्रॉफी यूज किया, ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसके आगे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूं और वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज करूं, मोहन के लिए यूज करूं, तो यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि जब हम मोहन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो इस मोहन का उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होना क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है। लिहाजा हमें फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एपॉस्ट्रॉफी से नहीं बल्कि हमें प्रपोजिशन से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इधर थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखिए, देखिए अगर मैंने ये लिखा someone has stolen मोहन्स कार, यहां तक ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसके आगे रिलेटिव ऐड करूं और मैं लिखूं who is, है ना, who is my close friend, someone has stolen मोहन्स कार, यानी किसी ने मोहन की कार को चोरी कर ली है। who is my close friend, जो कि मेरा क्या है, क्लोज फ्रेंड है। अब ये हु मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, मैं दरअसल ये हु यूज कर रहा हूं मोहन के लिए ना, मोहन हमारा फ्रेंड है ना, ठीक है, तो मोहन के लिए यूज कर रहा हूं। तो आपने कभी सुना होगा कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के लिए लिखते हैं ना, तो उस नाउन का उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होना क्या है, जरूरी है। लेकिन यहां पे बीच में कौन आ रहा है, कार आ रहा है। लिहाजा ये सेंटेंस जो अब तक सही था, इस रिलेटिव के ऐड होने से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब ये सही कैसे होगा, अब यहां पर इस मजबूरी के तहत हमें क्या करना पड़ेगा, प्रपोजिशन से लिखना पड़ेगा भाई। यानी जब इस सेंटेंस को आप इस तरह से लिखेंगे, someone has stolen, है ना, someone has stolen the car of Mohan who is, है ना, who is my close friend। जब आप यू लिखेंगे तब यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए उसी लिविंग के लिए क्या किया जा रहा है, प्रपोजिशन यूज किया जा रहा है, और यहां पर प्रपोजिशन यूज किया जाना क्या है, सही है। क्यों सही है, इसलिए सही है कि यहां पर एक मजबूरी है कि इस नाउन के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ये शर्त होता है कि जिस नाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं उस नाउन का उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होना जरूरी होता है। इस मजबूरी के तहत यहां पर क्या किया जा रहा है, प्रपोजिशन से इसका रिलेशन बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लिविंग का रिलेशन, ह्यूमन बीइंग का रिलेशन प्रपोजिशन से बताया जाएगा, लेकिन तब जब उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे होंगे, यानी उस नाउन को उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले रखना जरूरी हो जाएगा। तो वहां पर हम रिलेशन कैसे बताएंगे, प्रपोजिशन से बताएंगे। फिर वहां पर ये बात हमारी है ना क्रश कर जाएगी कि हम उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करें। जैसा कि आपने ये सही सेंटेंस लिखा, क्या, समवन हैज स्टोलन द कार ऑफ मोहन हु इज माय क्लोज फ्रेंड, यानी किसी ने मोहन की कार चोरी कर ली है जो कि मेरा क्या है, क्लोज फ्रेंड है, मेरा जिगरी दोस्त है। ठीक है, चलिए तो यहां पर बहुत पते की बात आपने सुनी, और इस तरह की चीजों को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और मैं उन्हीं चीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, वही चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, ताकि आप उस तक पहुंच सके, उस चीज को जान सके। ठीक है, चलिए तो जनरली हम लिविंग्स के लिए क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम उसके लिए रिलेटिव यूज करेंगे तो मजबूरी के तहत हमें क्या करना पड़ेगा, प्रपोजिशन का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अपॉस्ट्रोफी में हमें क्या जानना है, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, लिखना चाहे तो आप जल्दी से लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह से कोई ऐसा नाउन जो किसकी बात कर रहा हो, टाइम की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो भाई, टाइम की बात कर रहा हो, ड्यूरेशन की बात कर रहा हो, पीरियड की बात कर रहा हो, है ना। अब जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा नाउन जो टाइम को बताएगा या ड्यूरेशन या पीरियड को बताएगा वो लिविंग तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। लेकिन ऐसे नाउन के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि हम किस चीज का प्रयोग करें, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। लेकिन हाँ, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कभी कभी सेंटेंस में क्या होगा कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो प्रपोजिशन से लिखा होगा और वो सही मान लिया जाएगा, तब जब उसके तुलना में सेंटेंस में कोई बड़ा मिस्टेक आ रहा होगा। मैं उस चीज को भी समझाऊंगा। यानी आपको मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, किसी टाइम का रिलेशन अगर किसी नाउन की तरफ बताएंगे या ड्यूरेशन या पीरियड का रिलेशन किसी नाउन की तरफ बताएंगे तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए आपने कहा 2 days प्रोग्राम, ठीक है, 2 days प्रोग्राम विल बी हेल्ड, है ना, एट, ठीक है, एट शिमला होटल। मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा 2 days प्रोग्राम विल बी हेल्ड एट शिमला होटल, यानी शिमला होटल में 2 दिनों का क्या होगा, प्रोग्राम होगा। अब देखिए यहां पर डेज का रिलेशन आप बता रहे हैं किसकी तरफ, प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। लेकिन हाँ, इस सेंटेंस को आप लिख सकते हो ऐसे, है ना, द प्रोग्राम ऑफ 2 days, है ना, एंड तक। लेकिन ये क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट होगा। क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट
इनएप्रोप्रिएट होगा। इनएप्रोप्रिएट का मतलब यानी ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं माना जाता, पूरी तरह से मुनासिब या बेहतर नहीं माना जाता। बेहतर तरीका ये है कि आप टाइम ड्यूरेशन या पीरियड का रिलेशन जब बता रहे हो तो उसके लिए क्या करें, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। लेकिन हाँ, सेंटेंस में कभी कभी ये प्रपोजिशन से लिखा गया ये सही मान लिया जाता है ना, और वो सही तब मान लिया जाता है जब इसके तुलना में सेंटेंस में कोई बड़ा मिस्टेक लिखा गया हो, तो उसे हम एरर बताते हैं। और ये प्रपोजिशन के द्वारा लिखा जाना टाइम ड्यूरेशन का रिलेशन क्या मान लिया जाता है, सही मान लिया जाता है। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस लिखा, जैसे आपने कहा ही प्रिवेंटेड, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज, ही प्रिवेंटेड टू ऑर्गेनाइज, अगर मैं लिखूं द प्रोग्राम, ठीक है, द प्रोग्राम ऑफ 2 days। अब देखिए यहां पर द प्रोग्राम ऑफ 2 days जो मैंने लिखा है ये हमारा क्या है, पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये यहां पर सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा, इसलिए सही माना जाएगा कि उसके तुलना में इस सेंटेंस में इतनी बड़ी गलती आ रही है, इतना बड़ा मिस्टेक आ रहा है जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो मिस्टेक क्या है, प्रिवेंट के साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते, बल्कि प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, और फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आता है, ठीक है, यानी जिरंड फॉर्म आता है। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, एरर बताएंगे। और ये अगर सही सही लिख दिया जाए तो हमारा एरर क्या बताया जाएगा, ये बताया जाएगा। मैं ऊपर मिटा कर लिख रहा हूं आपके सामने, चलिए देखिए, इसे मैं रब कर रहा हूं भाई, है ना। आपने क्या सुना कि यहां पर जो हमारा द प्रोग्राम ऑफ 2 days ये वाला पार्ट हमारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ये हमारा गलत माना जाएगा। क्यों, इसलिए कि प्रिवेंट के साथ कभी भी इन्फिनेटिव यूज नहीं किया जाता। प्रिवेंट के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या आता है, फ्रॉम आता है, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यानी जिरंड फॉर्म लिखते हैं। अगर इसको हमने सही कर दिया और यहां पर टाइम का रिलेशन हमने कैसे बताया, प्रपोजिशन से बताया, तो ये वाला पार्ट फिर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा ही प्रिवेंटेड, है ना, ही प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग, है ना, द प्रोग्राम ऑफ, द प्रोग्राम ऑफ 2 days। तो अब देखिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। प्रिवेंट के साथ आपने क्या सुना, फ्रॉम आता है, आईएनजी वाला फॉर्म आता है। तो अब ये वाला पार्ट जो है, जो ये वाला पार्ट आपका है, ये आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और इस सेंटेंस को पूरी तरह से सही लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, ही प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग 2 days, क्या, 2 days प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। तो तब जाकर सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गला भी मेरा साथ नहीं दे रहा उतना, आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी फिर जो है हम लोग जो है ना अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, और यहीं से मैं आगे क्या करूंगा, आपके सामने कंटिन्यू करूंगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।